So we are discussing about CPU scheduling in your operating system, and the topic of discussion is CPU scheduling algorithms. ठीक है जी. So these are the various scheduling algorithms. We studied about FCFS yesterday in the previous lecture. Today we are going to discuss about SJF, shortest job fast scheduling. तो जो shortest job fast scheduling है, वो shortest job fast scheduling comes in two variants. ठीक है जी, मैं पहले बताया था. ठीक है, एक SJF होती है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और दूसरा जो वेरिएंट होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. ठीक है जी. तो ये डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इज बिटवीन द प्रोसेस ऑफ हाउ डू यू गेट द प्रोसेसेस आउट फ्रॉम द सीपीयू. यानी कि सीपीयू जब प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लग रही है, तो उसके साथ उस टाइम पे आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट है वो दो वेरिएंट में है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव वेरिएंट और दूसरा क्या है, प्रीएम्प्टिव वेरिएंट. ठीक है जी. तो नॉन प्रीएम्प्टिव है वो तो सिंपल एसजेएफ आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और जो प्रीएम्प्टिव मोड है वो क्या है आपकी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. अब ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होते हैं? प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि जब एक प्रोसेस स्टार्ट होगी, मान लो P1 प्रोसेस है, उसने एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया 0 टाइम के ऊपर. ठीक है जी, और उसका एग्जीक्यूशन टाइम है, बस टाइम है 20. तो जब तक 20 टाइम तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता P1 प्रोसेस का, वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, वो बीच में ब्लॉक नहीं होगी, इंटरप्ट नहीं होगी, सस्पेंड नहीं कर सकते हम उसको. ठीक है जी, वो होते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव मोड. यानी कि जो एक बार स्टार्ट होगी प्रोसेस, वो कंप्लीट होके ही क्या होगी, सिस्टम से एग्जिट होगी. दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव मोड. ठीक है. और जो प्रीएम्प्टिव मोड का मतलब क्या है कि एक बार प्रोसेस स्टार्ट हुई एग्जीक्यूट होनी, उसके बाद में हो सकता है कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, या डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमें किसी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसेस करंटली एग्जीक्यूट हो रही है उसको वहीं पे सस्पेंड करके, और जो नई प्रोसेस आई है उसको हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करवा देंगे. यानी फर्स्ट प्रोसेस जो चल रही थी उसको वेटिंग में डाल देंगे, और जो नेक्स्ट जो प्रोसेस आई है विद हाई प्रायोरिटी, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसको हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करवा देंगे फर्स्ट प्रोसेस को होल्ड करके. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है कि एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले ही हम उसको बीच में सस्पेंड करके और दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, दैट इज प्रीएम्प्टिव मोड. प्री एम्प्टिव यानी कि प्री मतलब पहले, एम्प्टी मतलब उसको सीपीयू से बाहर निकाल देना, एम्प्टी कर देना. पहले किससे पहले? एग्जीक्यूशन से पहले, कंप्लीट होने से पहले. ठीक है. तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले जब प्रोसेस को हम सीपीयू से बाहर भेज देते हैं वेटिंग के अंदर, होल्ड के अंदर, तो दैट इज नोन एज प्री एम्प्टी मोड. ठीक है जी, क्लियर है सभी को? और यही डिफरेंस है दोनों एल्गोरिथम्स के बीच में, एसजेएफ और एसआरटीएफ. ठीक है जी. एसजेएफ है वो प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव है. ठीक है जी. और जो एसआरटीएफ है दैट इज प्री एम्प्टिव मोड ऑफ एसजेएफ. यानी कि प्रोसीजर दोनों के अंदर सेम होगा, सिर्फ क्या होगा उसके अंदर, हम एक बार एसजेएफ प्रोसेस एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हुई तो वो बीच में होल्ड नहीं होगी, वो कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे. ठीक है. और जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम बीच में प्रोसेस को रोक के दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. देखो अभी एग्जांपल के साथ देखते हैं, किसी को डाउट हो तो बोल देना भाई. ठीक है. तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या है, इसके अंदर मिनिमाइजेशन ऑफ वेटिंग टाइम है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि बेस्ट एल्गोरिथम है. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि नाम बता रहा है आपको, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि जो स्मॉल जो जॉब है, जिस जॉब का एग्जीक्यूशन टाइम, बस टाइम कम है, वो प्रोसेस क्या होगी, पहले एग्जीक्यूट होगी. ठीक है जी.
और जिसका बस टाइम ज्यादा है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है कंसेप्ट? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो सबसे छोटी जॉब है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर उससे नेक्स्ट छोटी जॉब एग्जीक्यूट होगी, फिर उससे नेक्स्ट और नेक्स्ट, और इस तरीके से एग्जीक्यूशन चलता रहेगा जब तक सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। ठीक है जी। अब जैसे एग्जांपल में दिया हुआ प्रोसेस P1 P2 P3 P4, बस टाइम दिया हुआ है 6 8 7 3, तो इनका अराइवल टाइम अगर नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट अराइवल टाइम क्या हो गया आपका? 0। ठीक है, तो यानी कि सारे प्रोसेसेस आ चुके हैं, तो आपको क्या देखना है? बस टाइम देखना है, एग्जीक्यूशन टाइम, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे छोटा है वो पहले एग्जीक्यूट हो गए। यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल यहाँ पे P4 प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर P1 होगी, फिर P3 और फिर P2। ठीक है जी, ये देखो P4 प्रोसेस का सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम था। ठीक है, तो P4 प्रोसेस 0 पे स्टार्ट हुई और 3 तक चलेगी, उसका 3 बस टाइम था। उसके बाद P1 प्रोसेस आई, वो 3 से कहाँ पे चली, उसका 6 था एग्जीक्यूशन टाइम, तो 3 से 9 तक जाएगी। ठीक है जी, फिर 9 के ऊपर P3 प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 7, तो वो 9 से लेके 16 तक एग्जीक्यूट होगी। और P2 प्रोसेस का वेटिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 8, तो वो P3 के बाद स्टार्ट होगी, यानी कि 16 पे स्टार्ट होगी और 24 पे कंप्लीट। ठीक है जी, तो ये है आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि सबसे छोटी जॉब है उसको सबसे पहले उठा लो। ठीक है जी, फिर उससे नेक्स्ट जो बड़ी है, फिर उससे नेक्स्ट जो बड़ी है, फिर जो नेक्स्ट जो बड़ी है, फिर सबसे बड़ी प्रोसेस सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी, ये है आपकी SJF। तो अब इसके अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपका गैंट चार्ट बन गया, तो आप एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज टाइम, वेटिंग टाइम इसके अंदर बताया है कि जो प्रोसेस P1 है उसका वेटिंग टाइम कितना है? 3, क्योंकि P1 प्रोसेस आ तो 0 पे गई थी और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ P1 प्रोसेस का? ये P1 प्रोसेस ये 3 पे स्टार्ट हुई है, तो 0 से 3 तक कितना वेट किया उसने? 3 टाइम के लिए वेट किया, तो वो 3 हो गया। फिर P2 प्रोसेस 16 पे एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हुई है, ये है P2 प्रोसेस 16 पे। ठीक है, तो 16 माइनस 0, 0 पे आ गई थी ये, तो 16 इसका वेटिंग टाइम हो गया P2 का। फिर P3 का, P3 9 पे स्टार्ट हुई है, 0 पे आई थी, तो 9 वेटिंग टाइम हो गया इसका। ठीक है, और P4 प्रोसेस क्योंकि सबसे पहले एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो गई थी, 0 पे आई थी और 0 पे ही वो एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो गई, तो उसका वेटिंग टाइम क्या हो गया? 0। ठीक है जी, एवरेज निकालना है तो चारों को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि 4। ठीक है, तो 7 आ जाएगा आपका एवरेज वेटिंग टाइम। ऐसे ही आप टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है SJF का? कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है किसी भी प्रोसेस का, वो मस्ट बी नोन इन एडवांस। वो आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सी प्रोसेस छोटी है, कौन सी प्रोसेस बड़ी है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जैक्ट बस टाइम किसी भी प्रोसेस का आइडेंटिफाई करना पहले से इज वेरी डिफिकल्ट एंड इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम है कि भाई एग्जीक्यूशन टाइम आपको पहले से पता होना चाहिए, जो कि फिजिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम SRTF शेड्यूलिंग, यानी कि प्रियम्पटिव मोड ऑफ SJF शेड्यूलिंग। जो SJF शेड्यूलिंग है उसी का प्रियम्पटिव जो वेरिएंट है, जिसके अंदर हम प्रोसेस को बीच में रोक सकते हैं, तो वो क्या है आपकी SRTF शेड्यूलिंग। ठीक है जी, तो SRTF शेड्यूलिंग के अंदर देखो क्या है, एक प्रोसेस आईडी दी हुई है P1 से P5 तक। ठीक है, अराइवल टाइम दिया हुआ आपका और बर्स्ट टाइम दिया हुआ। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, देखो ये क्या है आपकी प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। ठीक है, आप गैंट चार्ट बना रहे हैं हम। सबसे पहले गैंट चार्ट अगर हमारा बन गया तो ये समझो हमारे प्रॉब्लम सोल्व। तो देखो 0 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
ये प्रोसेसेस दी हुई है P1 से P5 तक, ये उनका अराइवल टाइम है, ये उनका बस टाइम। ठीक है जी। तो बस टाइम सबसे छोटा किसका है? P1 प्रोसेस का। ठीक है जी। लेकिन एग्जीक्यूट कौन सी हो रही है यहाँ पे? P4 प्रोसेस। क्यों एग्जीक्यूट हो रही है, कोई बता सकता है? क्योंकि इसका अराइवल टाइम 0 है। बिल्कुल सही बात। देखो, P1 प्रोसेस का बस टाइम तो सबसे कम है, लेकिन भाई वो प्रोसेस जो P1 है वो आ कब रही है? वो अराइव ही सिस्टम के अंदर 3 टाइम के ऊपर रही है, और हम बात कर रहे हैं 0 टाइम की। तो 0 के ऊपर तो सिर्फ एक ही प्रोसेस आई है हमारे पास, और वो कौन सी है? P4। ठीक है जी। तो इसलिए ये पहले ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, चाहे इसका बस टाइम कितना भी हो, क्योंकि उस टाइम पे है ही ये सिंगल प्रोसेस सिस्टम में। ठीक है जी, और कोई प्रोसेस आई नहीं है। ठीक है। तो P0 पे स्टार्ट होगी P4 प्रोसेस, और कहां तक जाएगी? 1 तक जाएगी। 1 तक क्यों एग्जीक्यूट करेंगे हम सिर्फ इसको एक ही सिंगल टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 टाइम के ऊपर एक अनदर प्रोसेस है P2, जो आपके सिस्टम में एंटर हो गई है। अब 1 टाइम के ऊपर आपके पास P4 प्रोसेस भी है और P2 प्रोसेस भी है, दो प्रोसेस हो गई। अब आप बस टाइम चेक करोगे दोनों का, तो P2 का बस टाइम 4 है, और P4 का बस टाइम 6 था, माइनस एक टाइम के लिए वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो इसका टोटल टाइम कितना रह गया? 5। ठीक है जी। तो इसका P4 का 5 और P2 का 4, तो विच वन इज शॉर्टेस्ट? P2। तो कौन सी एग्जीक्यूट होगी प्रोसेस? 1 टाइम के ऊपर P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी जी। ठीक है। तो कहां तक जाएगी? 2 तक जाएगी वो। ठीक है, 2 टाइम तक। फिर 2 के ऊपर क्या हो गया? एक P5 प्रोसेस हो रहा है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 3। और जब P2 यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, तो एक टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद उसका भी टाइम क्या रह गया? 3। जब दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम सेम हो, इसका भी 3 और इसका भी 3, तो हम ये देखेंगे पहले कौन सी आई थी। तो पहले जाहिर सी बात है P2 ही आई थी, तो P2 ही एक टाइम और के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी टोटल 1 से 3 तक P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है जी। अब 3 के ऊपर हम फिर देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेसेस है हमारे पास। 3 के ऊपर हमारे पास P1 भी आ गई। ठीक है। और हमारे पास P2 भी है, हमारे पास P4 भी है, और हमारे पास P5 भी है। ठीक है जी। तो P5 का तो एग्जीक्यूशन टाइम 3 है। ठीक है। P4 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 4 है। ठीक है जी। और आपकी जो P2 है, ये 2 टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 है, और P1 का 1 है ही। तो यानी कि सबसे स्मॉल कौन सी हो गई? P1 प्रोसेस। ठीक है। तो P1 प्रोसेस 3 पे एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट होगी और 4 तक चलेगी। ठीक है। अब 4 के ऊपर P1 प्रोसेस कंप्लीट होगी, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन टाइम एक ही था। ठीक है जी। ये ध्यान से सुनते जाना सारे, कहीं भी मिस कर दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है। P1 3 से 4 तक एग्जीक्यूट हुई और उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब 4 के ऊपर एक प्रोसेस और आ गई हमारे पास, P3। ठीक है। अब P3 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 2। और P4 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 5। P5 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 3। और P2 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 2। और P1 तो कंप्लीट हो ही चुकी, यानी 4 प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर P2 और P3 का एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास दो दो है। ठीक है। और P4 का 5 और P5 का 3। ठीक है। तो यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है? P2 एंड P3। दोनों छोटी छोटी प्रोसेस, दोनों का सेम एग्जीक्यूशन टाइम दो दो। तो लेकिन अराइवल टाइम अब चेक करेंगे, तो अराइवल टाइम किसका है? P2 का पहले। तो कौन सी एग्जीक्यूट स्टार्ट होगी? P2। ठीक है। क्योंकि अब और कोई नई प्रोसेस आ नहीं रही है, वैसे ये 4 से 5 तक चलेगी P2। फिर 5 के ऊपर हम देखें कोई नई प्रोसेस आई है क्या? नहीं आई, तो ऑटोमेटिकली यही प्रोसेस सबसे शॉर्टेस्ट रहेगी, क्योंकि नई प्रोसेस कोई आई नहीं है, और सारी प्रोसेसेस बाकी वेट कर रही है, और ये एग्जीक्यूट हो रही थी, इसी का टाइम छोटा होता चला जाएगा। ये 4 से 5 तक चलेगी, उसके बाद एक ही रह जाएगी इसका टाइम, तो 5 से 6 तक, यानी टोटल 4 टू 6 तक ये एग्जीक्यूट होगी, और P2 प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है? P3 है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 2 है, तो 6 to 8 तक वो चलेगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है?
P4 का कितना एग्जीक्यूशन टाइम रिमेनिंग 5 है और P5 का 3। तो सबसे पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी, 3 स्मॉल है तो P5 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि 8 to 11 तक P5 एग्जीक्यूट होगी और 11 to 16 तक बाकी जो प्रोसेस रहेगी P4। ठीक है जी। तो इस तरीके से पूरी की सारी सारी प्रोसेसेस क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसलिए इसका नाम दिया शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी कि हम प्रोसेस एग्जीक्यूट करने स्टार्ट कर दी, लेकिन उस जो सबसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम किस प्रोसेस का है सभी प्रोसेसेस में, वो चीज देखेंगे हम, वो पहले कितनी एग्जीक्यूट हो चुकी है और रिमेनिंग टाइम उसका कितना और रहता है, उस टाइम को चेक करेंगे सभी प्रोसेसेस के लिए और फिर हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। ये सर जी। सर P2 के बाद से एक्सप्लेन कर दो दोबारा। देखो दोबारा से बताता हूँ पूरी। ठीक है, जीरो टाइम के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। जीरो टाइम के ऊपर हमारे सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंग टू अवर एग्जांपल सिर्फ P4 प्रोसेस आई है। ठीक है जी, चाहे उसका एग्जीक्यूशन टाइम कुछ भी हो, क्योंकि उस टाइम पे और कोई प्रोसेस नहीं आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगी और ये 1 तक चलेगी P4, क्योंकि 1 के ऊपर एक दूसरी प्रोसेस आ गई P2 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम स्मॉल है। तो P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी 1 से 3 तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब 1 के ऊपर जब P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हुई वो 2 तक चलेगी, क्योंकि 2 के ऊपर हमारे पास एक और प्रोसेस आ गई है। ठीक है, P5 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 3 है और P2 एक टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद 4 - 1 इसका भी एग्जीक्यूशन टाइम 3 है, दोनों का सेम है। तो हम FCFS एल्गोरिथम फॉलो करेंगे यहाँ पे, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि इनमें से अराइवल टाइम किसका कम है, कौन सी पहले आई थी, तो P2 पहले आई थी, इसका 1 अराइवल टाइम, इसका 2 है, इसलिए P2 कंटिन्यू करेगी 3 तक। ठीक है जी, 3 तक हो गया एग्जीक्यूशन। अब 3 के ऊपर एक और प्रोसेस आ गई P1 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है। ठीक है, P4 से भी, P2 से भी और P5 से भी। ठीक है, तो यहाँ पे P1 एग्जीक्यूट होगी, एक ही एग्जीक्यूशन टाइम था तो उसका एग्जीक्यूशन यहीं पे कंप्लीट। ठीक है, तो सिनेरियो से आउट ही होगी, सिस्टम से आउट हो गई एग्जीक्यूट होने के लिए, रह गई हमारे पास 4 प्रोसेसेस। ठीक है जी, अब 4 के ऊपर P3 प्रोसेस भी आ गई जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 है और P2 का एग्जीक्यूशन टाइम भी हमारे पास 2 ही रहता है, तो टोटल 4 था, 2 यहाँ पे 1 से 3 तक एग्जीक्यूट हो चुकी, तो टोटल टाइम रिमेनिंग 2। ठीक है, और बाकी का इसका 5 है, इसका 3 है। तो P2 और P3 दोनों का सेम है, तो फिर से हम अराइवल टाइम देखेंगे, P2 पहले आई थी तो 4 to 6 हम P2 को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है जी, उसके बाद 6 to 8 P3 एग्जीक्यूट होगी क्योंकि वो शॉर्टेस्ट है। नेक्स्ट जो शॉर्टेस्ट है वो P5 है आपकी, तो इसका 3 है, P4 का 5 है एग्जीक्यूशन टाइम रिमेनिंग। तो पहले P5 एग्जीक्यूट हो जाएगी 8 to 11 और फिर P4 एग्जीक्यूट हो जाएगी 11 to 16। बताओ भाई, आर्ची आया समझ में? यस सर। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ ये देखना है कि किसका एग्जीक्यूशन टाइम जितना भी रहता है उस हर एक टाइम के ऊपर देखें हम, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। पहले तो ये देखें कौन सी प्रोसेस आ रही है, जब हमारे पास सारी प्रोसेस आ चुकी होंगी उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, एग्जीक्यूशन टाइम चेक करना, बस टाइम चेक करना। ठीक है, उसमें सभी का कैलकुलेट करते जाएंगे, कितनी एग्जीक्यूट हो चुकी है पहले प्रोसेस कितने टाइम के लिए, वो हम माइनस करते जाएंगे उसका एग्जीक्यूशन टाइम में, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम आ जाएगा उस प्रोसेस के लिए, रिमेनिंग टाइम, फिर उसमें शॉर्टेस्ट देखेंगे कौन सी है और उसको एग्जीक्यूट करवाते चले जाएंगे। ठीक है जी, ये प्रोसेस चलती रहेगी। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पे। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो बता देना। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, ये तो गैंट चार्ट हमने बनाया है हमारे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है जी, तो अब देखो, पहले वेटिंग टाइम की बात करते हैं हम। इस टेबल के अंदर देखो, नीचे वाले टेबल में। ठीक है, P1 प्रोसेस जो है वो एग्जिट कब हुई, 4 टाइम के ऊपर। ठीक है, P2 प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हुई है 6 टाइम के ऊपर।
P3 है वो 8 पे, P4 है 16 पे और P5 11 पे। ये इस गैंट चार्ट से देखने से पता चल जाएगा, ठीक है, कि P2 प्रोसेस लास्ट कब एग्जीक्यूट हुई है। देखो P2 प्रोसेस यहाँ पे 1 से 3 तक एग्जीक्यूट है, यहाँ पे 4 to 6, तो अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन कंप्लीट कब हुआ, 6 के ऊपर, तो उसका एग्जिट टाइम क्या हो गया, 6। इस तरीके से P3 का 8, P4 का 16 और P5 का 11। अब हम बात कर रहे हैं वेटिंग टाइम की। तो वेटिंग टाइम देखो, अब P1 प्रोसेस की बात कर रहे हैं पहले। P1 प्रोसेस का अराइवल टाइम है जी 3, क्या है, 3 अराइवल टाइम है। और एग्जीक्यूट होने कब स्टार्ट हुई वो, देखो यहाँ पे 3 के ऊपर एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हुई है, 3 के ऊपर स्टार्ट हुई है ना, तो 3 - 3 0। एक सेकंड, इसको मैं देखो, हम P1 प्रोसेस वेटिंग टाइम बात कर रहे थे, तो जी 3 पे एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हुई और 3 पे ही आई थी। तो क्या हुआ था, जब एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होती है वो माइनस अराइवल टाइम, तो 3 - 3 इज इक्वल टू वेटिंग टाइम क्या हो गया, 0। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हो, इसके अंदर गैंट चार्ट पे यहाँ पे 3 पे स्टार्ट हुई है और 3 पे ही आई थी, तो ऑटोमेटिकली आप आइडिया लगा सकते हो जिस टाइम पे आई उसी टाइम पे एग्जीक्यूट, तो वेटिंग टाइम 0। फिर P2 प्रोसेस की बात करते हैं। P2 प्रोसेस कब एग्जीक्यूट स्टार्ट हुई जी, इसने टर्न अराउंड टाइम के बेसिस के ऊपर लिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। बात वही आनी है, इसके अंदर टर्न अराउंड टाइम इसने पहले कैलकुलेट कर लिया, हम बाद में बात करें टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम 5 आया इसके अंदर, ठीक है, और बस टाइम क्या है इसका, 4, 4, ठीक है। तो 5 - 4 क्या हो गया, 1 वेटिंग टाइम। अब देखो दूसरे तरीके से देखेंगे हम, तो क्या है, कब ये एग्जीक्यूट स्टार्ट हुई है, इसका कहाँ गया P2 प्रोसेस, ये 1 पे एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी। गैंट चार्ट में देखो आप, P2 प्रोसेस 1 पे आई थी, ठीक है, और 1 पे एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हुई, यहाँ पे 3 तक चली, उसके बाद 4 से 6 तक एग्जीक्यूट हुई, तो बीच में उसने कितना वेट किया, 3 to 4 तक उसने वेट किया, ठीक है। यहाँ पे तो 0 वेटिंग टाइम हो गया, 1 पे आई थी, 1 पे स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ पे 4 to 6 एग्जीक्यूट हुई और यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो बीच में उसने कितना वेट किया, 3 to 4 का वेट किया, ठीक है। तो वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 1। वही इसने टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम से निकाला है, 5 - 4 1। चाहे वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर तीसरी प्रोसेस का क्या है, P3 प्रोसेस, इसका बस टाइम 4 है और एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 2, तो 4 - 2 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यही चीज अगर हम वैसे देखें, तो देखो P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होने स्टार्ट कब हुई है, 6 के ऊपर, ठीक है जी। कितने टाइम पे स्टार्ट हुई है, 6 के टाइम के ऊपर, और P3 प्रोसेस आई कब थी, 4 टाइम के ऊपर, तो 6 - 4 भी 2 ही आए, ठीक है जी। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, P4 प्रोसेस। अब P4 प्रोसेस देखो, उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है, 16, और उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 6, तो वेटिंग टाइम क्या हो गया, 10, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके से देखें, तो P4 प्रोसेस जो है वो सबसे पहले 0 पे आई थी, 0 पे ही एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो गई, यानी यहाँ पे तो उसने कोई वेट नहीं किया। फिर वो 1 टाइम से वेट करना उसने स्टार्ट किया है, 1 से, और कब तक चली, कब वेट किया उसने, 11 तक, क्योंकि 11 के ऊपर उसका दोबारा उसको टाइम स्लॉट मिली सीपीयू की एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो 11 - 1 कितना हो गया, 10, यानी कि वही 10 वेटिंग टाइम आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका P5 प्रोसेस है, उसका टर्न अराउंड टाइम 9 है और एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 3, तो 9 - 3 आपका 6। अब यही चीज दूसरे तरीके से देखें, तो P5 प्रोसेस जो है वो 2 टाइम के ऊपर आई थी और एग्जीक्यूट होने स्टार्ट कब हुई, 8 टाइम के ऊपर, यहाँ पे, ठीक है, और 11 पे कंप्लीट हो गई, तो 8 - 2 क्या आ जाएगा भाई, 6 आपका वेटिंग टाइम आ जाएगा।
क्लियर है? दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो क्या करना है, इन सभी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 प्रोसेसेस है तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा आपका, ये हो जाएगा जी। ठीक है, 1 ना, सॉरी, ये नीचे वाला है। ठीक है, ये वाला है टर्न अराउंड टाइम है 0 + 1 + 2 + 10 + 6 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 5, तो 3.8 आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। अब हम बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम क्या है आपका, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो जी एग्जिट टाइम हमने यहाँ पे सबका देख लिया। ठीक है, अराइवल टाइम क्या है, इसका एग्जिट टाइम 4, अराइवल टाइम इसका 3 है P1 प्रोसेस का। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, उसके बाद P2 प्रोसेस है, उसका एग्जिट टाइम क्या है, 6 और अराइवल टाइम 1 है, तो टर्न अराउंड टाइम 5। P3 प्रोसेस का एग्जिट टाइम 8 है, अराइवल टाइम 4 है, तो उसका टर्न अराउंड टाइम 4। P4 प्रोसेस है, उसका एग्जिट टाइम 16 है, अराइवल टाइम 0 है, तो टर्न अराउंड टाइम 16। ठीक है जी, P5 प्रोसेस है, उसका एग्जिट टाइम 11 है, अराइवल टाइम 2 है, तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा आपका, 9। ठीक है जी, तो ये टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। अब इसके बेसिस के ऊपर आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हो। क्या, सभी को ऐड करो और डिवाइड बाय 5 नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ये। ठीक है जी, तो 1 + 5 + 4 + 16 + 9 डिवाइड बाई 5, 35/5 इज इक्वल टू 7। 7 आ जाएगा आपका टर्न अराउंड टाइम। ठीक है जी, क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, यहाँ पे SGF और SRTF के अंदर दोनों में। If you have any doubts, you can take a minute to go through the scheduling and then you can ask.